Hello everyone, welcome back to Mentor Me. So we are back with our current affair initiative and we are discussing today week 1 January 2026 current affairs. वीक 1 जनवरी हमने करंट अफेयर्स देख लिए थे पिछले हफ्ते तक 2 जनवरी तक एंड वी आर डिस्कसिंग इट फ्रॉम टुडे 3 जैन टू 9 जैन। उस बीच में जो जो भी करंट इवेंट्स इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर और लास्ट में कुछ और भी करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि मेंटोर मी का पटवारी बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, जो कि है 799 रुपीज़ पर मंथ में, जिसमें हम आपको दे रहे हैं कंप्लीट सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज फुल बैच, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं और करंट अफेयर्स जो फ्री हैं। और सीडीएस का रिवीजन बैच भी चल रहा है, जिसमें हम अभी पहुंचे हैं पॉलिटी में। वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी, वी हैव कंप्लीटेड इंडियन ज्योग्राफी, अभी हम पॉलिटी को रिवीजन चल रहे हैं। ठीक है। इसमें आपके लिए इंक्लूडेड है मॉक टेस्ट, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम बचा है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3 महीने ही बचे हैं जिसमें आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। देखो, वीक 1 ऑफ जनवरी करंट अफेयर्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज को देखते हैं, जो कि है 4 जनवरी को, जो कि मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। इसमें हमको दिखाया जाता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेल एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट या फिर कॉमेमोरेट किया गया था जनवरी 4 2019 को। उसके बाद आता है नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी को, जिसमें हम अटेंशन ड्रॉ करते हैं टू द वाइटल रोल बर्ड्स प्लेड इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। इसमें आप देख सकते हो कि अगर बर्ड्स ना हो तो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ सकती है, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ सकती है। तो वो बर्ड्स भी इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करते हैं। उसकी अवेयरनेस के लिए हम मनाते हैं नेशनल बर्ड डे। तो चलिए अब करते हैं मेजर मेजर करंट अफेयर टॉपिक, जिसमें है इंडिया रिकॉर्ड शाह प्राइज इन डेथ्स ऑफ टोटल टाइगर इन 2025, जिसमें हमने, वेट अ सेकेंड, जिसमें हमने इस बार डेथ देखी है वो हुई है 2025 में 166 डेथ। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनटीसीए, जो कि है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, 2024 में हुई थी 126 डेथ्स। इंडिया जो है वो होस्ट करता है लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और मध्य प्रदेश को बोला जाता है टाइगर स्टेट। लेकिन टाइगर स्टेट होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की है, हाईएस्ट डेथ रिकॉर्ड हुई है मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब कुछ मेन कॉजेज हो सकते हैं इसके। मेन कॉजेज क्या क्या हैं? मेन कॉजेज में सबसे पहले पोचिंग। ये तो कॉन्फ्लिक्ट में रहता ही रहता है कि पोचिंग से हम अपने टाइगर्स को कैसे बचाएं, अपने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को कैसे बचाएं। अब आते हैं टेरिटोरियल इनफाइटिंग। मान लो एक टाइगर इधर है और एक टाइगर इधर है। अब टाइगर जो है वो बाइंडेड तो नहीं है एरिया के अकॉर्डिंग, वो मूव तो करेंगे, और इसी बीच में उनकी टेरिटोरियल इनफाइटिंग हो जाती है और उसी वजह से टाइगर्स की डेथ देखी जाती है। अब हमारी जनसंख्या, ये है मान लो टाइगर रिजर्व या फिर कोई नेशनल पार्क। अब कोई जानवर जो है वो नेशनल पार्क की बाउंड्री को नहीं समझता, उसके लिए इसके बाहर भी उसी का घर है। लेकिन इसके बाहर हम देखते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारे वाइल्ड लाइफ को हम ज़्यादा एंक्रोच कर रहे हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि जैसे टाइगर का नंबर बढ़ रहा है और फॉरेस्ट स्पेस कम है, और उसी वजह से वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर तो उतना ही है, टाइगर्स की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। और उसी बीच में हम देखते हैं कि उनकी इन टेरिटोरियल इनफाइटिंग भी हो जाती है, मैन एंड वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं। तो ये मेन रीजन रहे हैं टाइगर्स की डेथ के। सबसे पहले है पोचिंग, फिर आता है टेरिटोरियल इनफाइटिंग, और फॉरेस्ट स्पेस कमी होने के कारण, और टाइगर की पॉपुलेशन जो इंक्रीजिंगली बढ़ रही है उस वजह से भी देखा जा रहा है। अब देखते हैं टोटल टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। टोटल टाइगर रिजर्व है हमारे पास 58, जिसमें से लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व, जो कि है आंध्र प्रदेश में। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है बोर, जो कि है महाराष्ट्र में। टोटल टाइगर रिजर्व 58 है, तो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व था अपना माधव नेशनल पार्क, जो कि है मध्य प्रदेश में। उससे पहले इसको बनाया था 2025 मार्च में। ठीक है। उसके बाद 2024 में जो कि था 57 का, वो है रातापानी टाइगर रिजर्व। उसके बाद 2021 में बनाया था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि माधव नेशनल पार्क को टाइगर टाइगर रिजर्व कब बनाया, रातापानी को कब बनाया, और गुरु घासीदास को कब बनाया। सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो माधव को बनाया 2025 में, रातापानी को 2024 में, और गुरु घासीदास को 2021 में।
अब करते हैं बात एनटीसीए की। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी वो बॉडी होती है जो कि किसी लॉ के परव्यू के अंडर बनी जाती है। देखिए है, एनटीसीए इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि एस्टैब्लिश की गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब जब हम टाइगर की बात कर ही रहे हैं तो हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात भी कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर ये है अप्रैल 1973 का, जिसमें हमने जिसमें हमने टाइगर कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स उठाने के लिए कोशिश की थी, और ये कहीं ना कहीं सक्सेस भी है। उसके बाद ही हमारे टाइगर पॉपुलेशन ग्रो की है। इसीलिए इंडिया होस्ट करता है लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो ये था टाइगर कंजर्वेशन और टाइगर से रिलेटेड एक टॉपिक। अब देख सकते हैं हम इसमें हमने मेजर टाइगर रिजर्व, ये है मार्च 2025, जैसे आपको बताया मैंने माधव नेशनल पार्क कब बना था, मार्च 2025 में। तो देख सकते हैं, देखो इसमें अभी लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय दुबड़ी, सतपुड़ा, रातापानी, इसमें आप देख सकते हैं कितने टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे। और कौन कौन सी टाइगर स्टेट भी है। अभी हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, गुजरात में भी टाइगर पाया गया है, जो कि था रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गुजरात में भी एक टाइगर है, लेकिन टाइगर पाया गया है, लेकिन गुजरात में भी एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। तो गुजरात होस्ट गिर नेशनल पार्क, एशियाटिक लॉइन, एंड नाउ होस्ट टाइगर इन रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर स्पॉट किया गया है। उत्तराखंड में है कॉर्बेट और राजाजी। उत्तर प्रदेश में है दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनागढ़ बफर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें टाइगर रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं हमारे। चलिए, अब करते हैं हम बात नेक्स्ट करंट अफेयर की, जो कि आ रही है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अपना एक नया लोगो और एक ऑफिशियल मैस्कट किया है। लोगो आप देख सकते हो ये, और इसका नाम है, मैस्कट का नाम सांख्यिकी। सांख्यिकी, जिसमें आपको बताया गया है कि सांख्यिकी के बारे में क्या क्या है, रिलेटेड टू डाटा ड्रिवन गवर्नेंस लानी है। उसके लिए एक पोर्ट्रे कर रहे हैं कि अपने लोगों में जैसे डाटा ड्रिवन गवर्नेंस बता रहे हैं। अब इसमें लोगों की इंपॉर्टेंस बताइए, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं बात एक सब्सिडी स्कीम्स की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव की है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जो कि है रबी क्रॉप्स के लिए। रबी क्रॉप कब से लेकर कब तक होती है, अक्टूबर टू मार्च। अब इसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में एक उसको कौन रन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। आपको अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्कीम आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चला रही है। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है उसको चला रही है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसमें जो है कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स पर न्यूट्रिएंट बेस्ड उस पर सब्सिडी मिलती है, एक तो है फॉस्फेटिक पोटेशिक फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग डीएपी, जिसको हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं कहाँ से, रशिया से, जिसको बोलते हैं हम डाई अमोनियम फॉस्फेट। और मल्टीपल एनपीकेएस ग्रेड्स, अभी हम देखेंगे ये कहाँ है। वैलिडिटी ऑफ ये देखो अक्टूबर से मार्च 31 तक, मतलब मैंने आपको बताया कि रबी सीजन कब से कब तक चलता है। और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम लॉन्च कब की गई थी, 1 अप्रैल 2010। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कब लॉन्च की गई थी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है ना कि हम देखते हैं टू डिस्करेज एक्सेसिव नाइट्रोजन यूज एंड एनकरेज बैलेंस न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। हम देखते हैं कि कोई अगर एग्रीकल्चर फील्ड है, अगर इस फार्मर ने अपनी कोई सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर कोई एक स्कीम, कोई फर्टिलाइजर डाला, तो उसी को अपना दूसरा फार्मर किसान विदाउट चेकिंग इट्स सॉइल हेल्थ, कोई भी इसमें एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर देता है, जिसमें हम देखते हैं मोस्टली नाइट्रोजन। इसका एग्जांपल हम देखते हैं पंजाब में। पंजाब में एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर की वजह से वहाँ की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बहुत गिर रही है, जिस वजह से ग्राउंड वाटर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है वहाँ पर। और हार्ड पैन्स बनने लगे हैं वहाँ पे। हार्ड पैन्स एक ज्योग्राफिकल टर्म है जिसमें सैलिड सॉइल सॉइल में जो नमक है वो ऊपर रिसता रहता है, ऊपर उठता रहता है, जिस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, ठीक है। अब देखते हैं सब्सिडी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पे है। सबसे पहले देखते हैं हम नाइट्रोजन पे है। फिर एनपीकेएस की बात की ना अभी मैंने, यहाँ पे मल्टीपल एनपीकेएस ग्रेड। सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर। लेकिन इस बार न्यू इंक्लूजन है कौन सी, जो कि है अमोनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला ये है। एक बात इसमें आप ध्यान रखना, यूरिया इंक्लूडेड नहीं है इसमें।
यूरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन इज नॉट इंक्लूडेड इन एनबीएस। यूरिया में सब्सिडी मिलती है पर बैग। यूरिया में पर बैग सब्सिडी मिलती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में कौन कौन से केमिकल्स इंक्लूड हैं, जैसे एनपीकेएस तो है ही। इज यूरिया इंक्लूडेड? यूरिया इंक्लूडेड नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। देखो, इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बायो बिट्यूमिन। बिट्यूमिन क्या होता है ना, आपने देखा होगा रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, रोडों पर पत्थर डालने के बाद रोलर से चलाने से पहले उस पर एक गाढ़ा गाढ़ा सा कुछ लिक्विड फेंका जाता है, जो कि किस काम आता है, जो कि इन पत्थरों को बाइंड करके रखता है, उसको बोलते हैं बिटुमिन। अब देखते हैं हम इसके बारे में। बायो बिटुमिन जो है ये मेजर ब्रेक थ्रू है और इन रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। देखिए, फॉर यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन विच लीड्स टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैं आपको डिस्कस करूंगा। पर हम बात करते हैं बिटुमिन की। बिटुमिन क्या होता है ना, बिटुमिन ब्लैक विस्कस हाइड्रोकार्बन मिक्सचर डिराइव्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। इट सर्व एज अ प्राइमरी बाइंडिंग मटेरियल, उसको चिपकाने के, इन रोड रोड के कंकर्स को चिपकाने में काम आता है। देखो, बिटुमेन एक काला चिपचिपा हाइड्रोकार्बन मिश्रण है जो कच्चे तेल से प्राप्त होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कच्चे तेल से प्राप्त होता है, यह सड़क निर्माण में मुख्य बाइंडिंग सामग्री के रूप में कार्य करता है। अब वेट अ सेकेंड। देखो, अभी तक बिटुमेन कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम? क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल जो है लगभग 88% इंपोर्ट ही करता है। इंपोर्ट करता है। अब हमको अगर, सबसे पहले तो हमको पेट्रोल, डीजल, अपने फ्यूल के लिए भी इंपोर्टेड, अपने फ्यूल के लिए भी हमको जो है, वेट अ सेकेंड, अपने फ्यूल के लिए भी हमें क्रूड ऑयल की इंपोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है। अपने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन अब बायो ब्यूटिमिन बायोब्यूटामिन बनने के बाद हमें अब क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी हमें कहीं ना कहीं अब हमारी थोड़ी बिट्यूमिन के लिए कम होगी। और इससे क्या होगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए अभी हम वापिस आते हैं, उसमें है दिया हुआ। ठीक। अब बायोब्यूटिमिन क्या है? अब ब्रेक थ्रू इन रोड कंस्ट्रक्शन, जो कि हमने अभी बताया कि रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इंडिया इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोब्यूटिमिन। अब ये क्यों यूज में, यूज तो ब्यूटिमिन का पता है हमको, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, लेकिन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम यूज कर सकते हैं। इसका रॉ मटेरियल क्या है? बायोमास एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट पे हम बात करेंगे अभी क्या होता है। बायोबिटुमिन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बायोमास सच एज क्रॉप स्टबल, इसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, पराली। अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या है, एंड अदर एग्रीकल्चरल वेस्ट। ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं। हम देखते हैं दिल्ली एयर पोल्यूशन के टाइम पर पंजाब हरियाणा की किसानों को बहुत कोसा जाता है कि जो धुआं है दिल्ली में वो कहाँ से आता है? वो आता है पंजाब हरियाणा से। क्यों? क्योंकि वो जलाते हैं पराली। ऑल दो दिल्ली एयर पोल्यूशन के लिए पराली जो है वो लगभग 10% जिम्मेदार है। बाकी दिल्ली जो है उसकी बाउल शेप टोपोग्राफी की वजह से, बाउल शेप टोपोग्राफी की वजह से, और वीक विंड्स की वजह से, और उनका खुद का इंडस्ट्रियल एमिशन, इस वजह से जो है दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। चलिए, इट इज़ वेरी डिफरेंट टॉपिक। पर हम बात करते हैं पराली की। अब जब पराली की यूटिलाइजेशन जो हम बायोबिटुमिन में करेंगे, तो इसकी एक क्रॉप रेजिड्यू जो है उसका इट यूज़ हो रहा है। अब एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस से क्या होगा कि पॉल्यूशन कम होगा। फिर फॉसिल फ्यूल की रिडक्शन होगी, क्योंकि ये किससे बनता है बिटुमिन? क्रूड ऑयल से। अब जब हम बायो बिटुमिन बना रहे हैं उसके लिए हमें फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत नहीं है।
रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन हमने कर दिया, मिटिगेटिंग ऑफ स्टबल बर्निंग। फिर सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर वेस्ट से हम उसको वैल्यूएबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बदल रहे हैं। ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेहतर एग्जांपल है। फिर लोअर कार्बन फुटप्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगी। फिर जहाँ हम फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे उसको, ना हम पराली जलाएंगे जिससे कार्बन एमिट होगा। इससे क्या होगा? हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम होगा। ठीक है। और ये क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स वेस्ट टू हेल्थ मिशन और डेवलपमेंट एंड क्लीन एंड ग्रीन हाईवेज। और ये क्या है? विजन, विजन क्या है हमारा? आत्मनिर्भर भारत के लिए भी सेल्फ रिलायंस थ्रू सस्टेनेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सेल्फ रिलायंस थ्रू सस्टेनेबिलिटी। सेल्फ रिलायंस थ्रू सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिलायंस टू सस्टेनेबिलिटी। और होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज, हमें इसको कहीं से खरीदना नहीं पड़ा है। टेक्नोलॉजी के हमारे खुद के CSIR ने इसको डेवलप किया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब बात करते हैं ये जो बायोबिटामिन है इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, this marks a major step toward sustainable road construction, sustainable infrastructure development, reduced pollution and better utilization of agricultural waste। किसानों की बहुत मदद होगी इसमें। हमारी जो देश है वो किसान मतलब एग्रेरियन कंट्री है हमारी। वी हमारा मोस्ट ऑफ द GDP कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, प्राइमरी सेक्टर से आता है। अब हम जब क्रॉप का रेजिड्यू से भी अगर किसानों की फाइनेंशियल हेल्प करेंगे तो उनकी किसान जो है हमारे इनकम ग्रो करेंगे। एंड इससे हम क्या प्रमोट कर सकते हैं? एग्रीकल्चर प्रमोट कर सकते हैं यूथ्स में। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, बुल्गारिया की। बुल्गारिया जो है उसने अपनी करेंसी को, यूरो को एक्सेप्ट किया अपनी ऑफिशियल करेंसी फ्रॉम January 1, 2026। अब वो 21st मेंबर बना है यूरोजोन का। तो उसकी अर्लियर करेंसी क्या थी? अर्लियर करेंसी थी उसकी लेव। ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे? इसके क्या होंगे बेनिफिट? और इजियर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। मान लो ये यूरोपियन कंट्रीज है काफी सारी। ठीक है। ये है बुल्गारिया, अभी तक इसकी करेंसी है लेव। और इन सबकी करेंसी क्या है? यूरो। मान लो इस कंट्री का कोई एक मिलेनियर है, उसको इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उसको करेंसी स्वैप या फिर करेंसी एक्सचेंज की कोई दिक्कत नहीं है, वो जाएगा और यहाँ पर जो है अपना इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकता है। एंड बिफोर अडेप्टिंग यूरो, अब अगर इसको इस कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो इसको करेंसी स्वैप, करेंसी एक्सचेंज, उन सब झंझटों से निकलना पड़ेगा। अब जो बैरियर है वो हट गया। अब वो इजीली यहाँ पर ट्रेड भी कर सकता है, इन्वेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि ये किस में आगे लाई कर गया? यूरोजोन कंट्री में। देखो, रिड्यूस्ड एक्सचेंज कॉस्ट फॉर बिजनेस, इजियर फॉर सिटीजन, लोअर करेंसी एक्सचेंज रिस्क। ठीक है। अब देखते हैं यूरोजोन क्या है। अ ग्रुप ऑफ EU कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, दैट यूज द यूरो एज देयर ऑफिशियल करेंसी। अब इन सबको क्या करना पड़ता है? देखो, कॉमन मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक। हमारा कौन है? RBI। ठीक है, इंडिया का है RBI, वो तो सबको पता ही होगा। ठीक है। और उसको उनको कॉमन मॉनेटरी पॉलिसीज को फॉलो फॉलो करना पड़ेगा। जो बुल्गारिया है उसने कब से जब अडॉप्ट किए यूरो को? 1 जनवरी 2026 से, और जो 21st मेंबर ऑफ कंट्री। अब देखिए, बुल्गारिया जो है ना वो EU की पूरेस्ट मेंबर स्टेट है। इसीलिए अब उनकी क्या पता ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े और वहां पर थोड़ी इकोनॉमी जो है वो बूम करे। ये है यूरोजोन का मैप, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेन है, यहाँ फ्रांस है, यहाँ पोर्टुगल है, यहाँ UK है। ठीक है। UK नहीं, सॉरी, कोई और कंट्री है यहाँ पे। आप देख सकते हो यूरोजोन का मैप। अब मेन करंट अफेयर, ट्रम्प भाई साहब ने वेनेजुला पे कर दिया है अटैक। और ये हाथ में आप देख रहे हो, ये है मेन जो मोटिव था ट्रम्प का। अटैक किया था ये बोल के कि जो वेनेजुएला है वो प्रमोट कर रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग इन USA। लेकिन अटैक करने के 2 दिन बाद ही ट्रम्प का रिप्लाई आता है कि वेनेजुएला ने US को 50 मिलियन ऑयल बैरल्स ग्रांट किए हैं, जिससे फायदा होगा US और वेनेजुएला के सिटीजन्स का। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो, US अटैक ही बोलेंगे क्योंकि US अटैक ऑन वेनेजुएला। अब देखते हैं कि इससे क्या होगा, पोटेंशियल क्या है इसका? मेजर शिफ्ट इन ग्लोबल ऑयल डायनामिक्स एज ऑफ January 2026।
अब यूएस ने अटैक कहाँ किया? वेनेजुएला की कैपिटल पे, जो की है काराकास। और रिपोर्ट क्या किया? कैप्चर ऑफ और किडनैपिंग ऑफ निकोलस मदुरो। अब कहाँ पर है ये? वॉशिंगटन से किया गया होगा, ये तो सबको पता ही है। अब उसके बाद यूएस ने क्या अनाउंस किया? यूएस अनाउंसमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर वेनेजुएला ऑयल सेक्टर, सिग्नलिंग पॉसिबल लार्ज स्केल रिवाइवल। रिवाइवल किससे? सैंक्शन भी यूएस ने लगाए थे, जिस वजह से वेनेजुएला से जो तेल है वो एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा था, ठीक है। पॉसिबल लार्ज स्केल ऑफ रिवाइवल ऑफ वेनेजुएला ऑयल प्रोडक्शन। अब इससे क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगी मेजर ग्लोबल एनर्जी डायनामिक्स में, हम उसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। वेनेजुएला जो है ना, अभी उसकी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत कम ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि सैंक्शन से, हिट से, और इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, अंडर इन्वेस्टमेंट थी वहां पर। अंडर इन्वेस्टमेंट के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस, इन सब रीजन की वजह से वेनेजुएला वेनेजुएला में जो है लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, फिर भी वो उतना प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे थे। क्यों? एक तो सैंक्शन की वजह से, अंडर इन्वेस्टमेंट की वजह से, और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, ठीक है। अब करते हैं बात, इससे क्या सिग्निफिकेंस आएगा। देखो, शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइसेस जो है ना, या तो वो स्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओवर सप्लाई। अभी तक तेल के लिए हम किस किस से डिपेंडेंट है? मतलब एक तो है ओपेक कंट्रीज, फिर है रशिया, मतलब लिमिटेड सप्लाईज है। लेकिन अब वेनेजुएला भी आ जाएगा मार्केट में विद द हेल्प ऑफ यूएस, और यूएस ही आ जाएगा, ठीक है। और यूएस उससे क्या है, सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में, जिससे प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं तक स्टेबल होंगे। और ये देखो, प्रेशर रिड्यूस कर सकता है ओपेक कंट्रीज पे। उसके बाद इंक्रीज वेनेजुएलन ऑयल कुड रीशेप द लॉन्ग टर्म सप्लाई ट्रेंड्स। हम अभी तक किससे इंपोर्ट कर रहे हैं? रशिया से ज़्यादातर। लेकिन आपको एक फैक्ट बता दूं, अक्टूबर में हम 10% जो है वो यूएस से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये फैक्ट है एक। और हम रिड्यूस कर रहे हैं रशिया से अपनी डिपेंडेंसी, ताकि हमारे यूएस और इंडिया रिलेशंस में ट्रम्प भाई साहब जो हैं, जो इतना टैरिफ्स लगा के बैठे हैं, लगभग अराउंड 500% टैरिफ लगाने की बात हो रही है। वी विल डिस्कस इट लेटर, जब ये लॉ बन जाएगा। अभी हमारे पास अराउंड 50% टैरिफ लगा है, मतलब सबसे ज़्यादा लगा है इंडिया पे। चलो उसकी बात बाद में करेंगे। इंक्रीज वेनेजुएलन ऑयल कुड रीशेप लॉन्ग टर्म सप्लाई ट्रेंड्स, जैसे मैंने अभी बताया, डिपेंडेंसी कहाँ है हमारी अभी? रशिया पे। और किससे शिफ्ट हो सकते हैं? रशिया से भी हो सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं शिफ्ट। जो अक्टूबर में है, हमने 10% जो है अपनी ऑयल सप्लाई है वो कहाँ से लिए? यूएस से। अब देखिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है इससे। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में जो प्राइसेस है वो डाउनवर्ड फ्लो हो सकते हैं, क्योंकि सप्लाई जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगी, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया जो है इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट खुल गई ना अब, जब सैंक्शंस हटेंगे, तो इंडिया इन्वेस्टमेंट कर सकता है वहां पर वेनेजुएला में। हम जो है ना वो लगभग 88% जो है अपना ऑयल जो है इम्पोर्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रो कर जाएंगी हमारी, ठीक है। कुड बेनिफिट इफ सैंक्शन आ रही, सैंक्शंस खत्म होंगे तो हम, जाहिर सी बात है, जो यूएस जो है वेनेजुएला से तेल निकाल रहा है उसको हम खरीद सकते हैं। जिससे अभी हम करंटली कोई भी वेनेजुएला से नहीं खरीदते हैं तेल। नो ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला, ठीक है। और सैंक्शन फ्री वेनेजुएलन ऑयल को डाइवर्सिफाई इंडिया सप्लायर। अब देखो, अब हमारे पास वेनेजुएला भी होगा, रशिया भी होगा, ओपेक कंट्री से भी होगा। अब हम, हमारी मर्जी है भाई कहाँ से हमारे को ज़्यादा फायदेमंद मिल रहा है, तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे, तो ये हमारी सप्लाईज को डाइवर्सिफाई कर सकता है। अगर रशिया हिट भी हो जाता है ज़्यादा, अभी जैसे यूक्रेन के साथ युद्ध में है, तो हम वेनेजुएला से भी खरीद सकते हैं, ओपेक से भी खरीद सकते हैं, मतलब हमारे पास ऑप्शंस है कि हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है, देखो, करंटली नो वेनेजुएलन क्रूड ऑयल इज इम्पोर्टेड बाय इंडिया। सैंक्शन फ्रॉम वेनेजुएलन ऑयल कुल डाइवर्सिफाई इंडिया सप्लाईज। हाँ, ओवर 500 मिलियन इन डिविडेंड्स आर पेंडिंग रिमेन स्टक अंडर सैंक्शंस इन्वेस्टमेंट। ओएनजीसी विदेश ने जो है वहां पर वेनेजुएला में जो है इन्वेस्टमेंट की थी, जिसका $500 मिलियन जो है डिविडेंड जो है हमारे अटके हुए हैं। अब वेनेजुएला के जो ऑयल प्राइसेस है या फिर ऑयल है वो मार्केट में आएगा, तो क्या पता ये डॉलर्स भी हमारे जो अटके हुए हैं मिल जाए हमें, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ज्योग्राफी की बात। वेनेजुएला कौन कौन सी कंट्री पे आता है? देखो, देखो कौन कौन सी कंट्री इसको बॉर्डर शेयर करती है। सबसे पहले करती है कोलंबिया, और फिर करती है ब्राज़ील, और फिर आती है गुआना। जो वेनेजुएला में तेल पाया जाता है सबसे ज़्यादा, वो पाया जाता है ओरिनोको रिवर बेसिन में। ओरिनोको रिवर बेसिन में, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ यूएस की ज्योग्राफी की। अभी गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका नाम, पर इसको अभी ट्रम्प भाई साहब ने नाम चेंज किया। आप कमेंट करके बताना कि क्या क्या नाम रखने की बात की है उन्होंने, ठीक है। अभी तो उनका ग्रीनलैंड के साथ भी कुछ चल रहा है। ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट ने बोला है अपने सोल्जर्स को कि मारना पहले, क्वेश्चन बाद में पूछना कि यूएस के सोल्जर्स यहाँ क्या कर रहे थे। लेकिन 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 ग्रीन यूएस का बेस है ग्रीनलैंड में, जिसका नाम है ठुले एयरबेस,
ये है ऑलरेडी उनका ग्रीनलैंड में, लेकिन ट्रम्प भाई साहब के ग्रीड ही इतना है, लालच ही इतना है, यूएस और चाइना, रशिया और चाइना का हवाला देकर वो सारे, जहां जहां पे उनको मिनरल्स ऑयल्स की बात मिल रही है, तो वहां पर वो सब कुछ अटैक करके वो उसको अपने अंडर लेना चाहते हैं, जिसको बोला जाता है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। ठीक है। तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उन्होंने कैप्चर किया, तो इंटरिम प्रेसिडेंट भी होगा उनका कोई, जो कि है डेल्सी रॉड्रिगेज। ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। इंडिया ने अभी लॉन्च किया है EB4 वीजा, इलेक्ट्रॉनिकल वीजा है, जो कि किसके लिए लॉन्च किया है उन्होंने, चाइनीज नेशनल्स के लिए। इससे क्या होगा ना, ये इससे चाइनीज नेशनल को यहाँ इस वीजा लेने के बाद जो है वो 6 महीने तक यहाँ रह सकते हैं। चलिए, इंडिया हैज लॉन्च अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीजा कैटेगरी टू सिंप्लीफाई रेगुलेट बिजनेस। बिजनेस है इसमें मेन मोटिव इस वीजा को इशू करने का, इस वीजा को इशू करने का, बिजनेस फॉर चाइनीज नेशनल, जिसका नाम है EB4 वीजा। ठीक है। इश और अगर आपको कोई भी कंट्री का वीजा लेना है ना, अगर अप्रोक्सीमेटली उसके लिए चाहे 4 से 5 महीने तो लगते हैं, लेकिन इस वीजा के, ये वीजा जो है 45 से 60 दिन के अंदर जो है वो ग्रांट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। UN डिक्लेयर 2026 इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरिस्ट। ठीक है। इसका एम क्या है, टू स्पॉटलाइट ओवरलुक फॉर वाइटल इकोसिस्टम, टू स्पॉटलाइट ओवरलुक फॉर वाइटल इकोसिस्टम, जो कि क्या है, ग्रासलैंड एंड सवाना इकोसिस्टम। ग्रासलैंड और सवाना इकोसिस्टम जो है ना, ये मेजरली वर्क करते हैं एज अ कार्बन सिंक्स में, मतलब जितना भी कार्बन यहाँ पर एमिट होता है, सबसे ज्यादा जो है वो वन ऑफ द मेजर कार्बन सिंक है अपने ग्रासलैंड और सवाना इकोसिस्टम। तो UN चाहता है कि इस रीजन को भी कंजर्वेशन हो, तो इसलिए उन्होंने 2026 में क्या ईयर सेलिब्रेट सेलिब्रेट कर रहे हैं वो, या फिर कॉमेमोरेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट। ठीक है। चलो, अब ट्रम्प भाई साहब के अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। अब ये एक मेजर करंट अफेयर है, जिसमें 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है करंट अफेयर एग्जाम एस्पेक्ट एस्पेक्ट से। तो देख लीजिए, पहले न्यूज़ देखते हैं। US विड्रॉल from 66 international organizations including 31 UN and 35 non-UN organizations, जिसमें से many related to climate, energy, renewables and global actions एक्सेट्रा। स्पेसिफिक एग्जांपल जो है जिससे से उन्होंने विड्रॉल किया है वो क्या क्या है, UNFCCC, जो कि है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कब बनी थी, 1992 में, जिसमें यूएस ने विड्रॉल कर लिया था इससे। पेरिस एग्रीमेंट 2015 का, इससे इन्होंने विड्रॉल कर लिया था। इन्होंने, जब ट्रम्प भाई साहब पिछले साल आए थे, तो अगर पेरिस एग्रीमेंट से अगर विड्रॉल करना हो तो 1 साल का नोटिस पीरियड देना होता है, जो कि जनवरी 20 को जो है वो ओवर होगा। ऑफिशियली जो है यूएस पेरिस एग्रीमेंट से जनवरी 20 को बाहर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि जनवरी 20 मतलब वीक थर्ड में भी ये न्यूज़ में आएगा, फिर इसको और डिस्कस करेंगे। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी यूएस विड्रॉ हो चुका है, यूनेस्को से भी बाहर हो चुका है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस बेस्ड है ये। ठीक है। यूनाइटेड UNHRC से भी यूएस बाहर हो चुका है। ह्यूमन राइट्स के एग्जाम बहाना देकर यूएस जो है वो इंडिया को ब्लेम करता है, लेकिन UN ह्यूमन राइट काउंसिल से ही यूएस खुद बाहर है। ठीक है। आप सब इनके हेडक्वार्टर्स जो है, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का कहाँ है, UNHRC का कहाँ है, UNFCCC का कहाँ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इससे भी यूएस ने जो है वो विड्रॉल कर लिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना, ये फॉर्म हुआ था पेरिस एग्रीमेंट में, जो कि है 2015 में, इंडिया और फ्रांस के इनिशिएटिव से। इसकी फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है देखो, जो कि है इंडिया एंड फ्रांस। उस टाइम फ्रांस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकोइस हॉलैंडे, अभी है मैक्रोन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है। अब नेचर देखो इसका क्या है, ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद ये था ना, जितने भी कंट्रीज ट्रॉपिक्स में लाई करती है ना, वहाँ पर हमको सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है। इनिशियली इट वाज फॉर ट्रॉपिकल कंट्रीज, लेकिन इस अलायंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादा अच्छा है, तो ये टेम्परेट में भी शिफ्ट होने लगा, जैसे फ्रांस है, यूएस है, कई कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया। ठीक है। देखो, फोकस क्या है इसका, प्राइमरी सोलर सोर्स रिसर्च कंट्रीज लाइंग फुल्ली और पार्शली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब देखो, अभी हम बात करेंगे इसमें मेंबरशिप। अभी लेटेस्ट मेंबर इसकी बनी थी 100, वेट वेट वेट, हाँ, 107th मेंबर इसका जो बना था वो था मोल्डोवा। मोल्डोवा जो है
वो फुल मेंबर बना था इसका। लेकिन अगर टोटल मेंबर्स पूछे जाएं प्लस सिग्नेटरीज हैं, वो है 125। ठीक है। अब इसके बारे में आप पढ़ सकते हो क्या क्या इसके इनिशिएटिव थे। ओ वन सन वन अर्थ वन ग्रिड, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इसमें, जिसमें इंडिया ने फ्लोट किया था इसको 2018 में। ग्लोबल सोलर एटलस में आपको ये, जो कि पार्टनरशिप किसके साथ थी, वर्ल्ड बैंक के साथ थी। वर्ल्ड सोलर बैंक था। अदर प्रोग्राम कैसे थे, जैसे सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज, अफ्रीका सोलर फैसिलिटीज, क्योंकि अफ्रीका में देखा जाए तो मोस्टली राइड इन ट्रॉपिक्स कंट्रीज। ठीक है। कई सारे इनिशिएटिव्स थे इनके। आप देख सकते हो रिसेंट डेवलपमेंट में क्या है कि यूएस से विड्रॉन फ्रॉम आईएसए इन जनवरी 2026, ये से विड्रॉ कर दिया है इसने। अभी हमने बात की थी कि 66 ऑर्गेनाइजेशन से उसने विड्रॉ कर दिया, जिसमें से आईएसए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आईएसए को किसका इनिशिएटिव है ये? इंडिया एंड फ्रांस का। इंडिया एंड फ्रांस का। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वेट लेट मी इरेज दिस। आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं इसमें। ठीक है। और देखो, इस ऑर्गेनाइजेशन से ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये SDG 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का है। SDG 13 जो कि क्या है, क्लाइमेट एक्शंस के लिए है। और रिड्यूस ग्लोबल कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इक्वलेंट टू 1 बिलियन टन थ्रू सोलर प्रमोशन। अगर हम जो है सोलर एनर्जी का यूज करेंगे तो 1 बिलियन टन जो है वो हमारा रिड्यूस हो सकता है एमिशंस। ठीक है। तो इट वॉज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, बट सम एरोगेंट लीडर्स लाइक डोनाल्ड ट्रंप, उनको अपने अपने ग्रीड को पूरा करने के लिए उनको ये सब होक्स स्टेप्स, उनका तो मानना भी है कि क्लाइमेट चेंज इज होक्स, क्लाइमेट तो चेंज करता ही है, जो कि ठीक बात है, क्योंकि अर्थ जो है उसने अपना इनिशियली क्लाइमेट चेंज किया है, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से जो क्लाइमेट चेंज का पेस है वो इंक्रीज हो चुका है। उसको रिड्यूस करना है हमें। अब देख रहे होंगे आप शिमला में, हम जो है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में हम कहीं ना कहीं स्नोफॉल एंजॉय करते थे, लेकिन अभी वीक 2 आ गया है जनवरी का, लेकिन हमारे पास स्नोफॉल क्या, बारिश का भी दिन नहीं है अभी। जो हमारे ऑर्चोडिस्ट हैं, बागवान क्षेत्र हैं, उनको चिलिंग इफेक्ट्स देने के लिए सेबों को रात भर पानी देना पड़ रहा है। तो ये क्या है, सब कुछ क्लाइमेट चेंज ही है। मैं तो आपसे भी आग्रह करूंगा कि अपना जो है कार्बन फुटप्रिंट कम कीजिए। हो सकता है तो जितना भी प्लास्टिक को कम रीयूज कर सकते हो, या फिर प्लास्टिक को यूज ना करने से बच सकते हो तो करिए। ठीक है। ताकि हम ट्रम्प जैसे ना बने। मतलब क्या बोले, अब इसको छोड़ो। आप आईएसए के बारे में देख सकते हो। देखो इन्होंने क्या किया है। ओ वन सन वन वर्ड वन ग्रिड किसका है, ये आपको इसका एब्रिवेशन आ सकता है, तो आप उसका एब्रिवेशन में यूज कर सकते हो। ग्लोबल सोलर एटलस किसके किसके साथ है, वर्ल्ड बैंक के साथ है, वर्ल्ड सोलर बैंक। और ये सोलर एक स्टार्टअप चैलेंज भी है। चलो चलो, अब बात करते हैं नई और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ की। कई पान्योर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये क्या बना है, इंडिया फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। अब बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, जिसमें बेसिक फैक्ट क्या है, सबसे पहले देखते हैं। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। बायो हैप्पी का कंसेप्ट क्या है वो हम देखेंगे। पर ये इनिशिएटिव कहाँ से आया? इनिशिएटिव इज इम्प्लीमेंटेड बाय MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ बायो हैप्पीनेस इज वाज प्रपोज बाय डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनका पिछले साल ही देहांत हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं बायो हैप्पीनेस क्या है। बायो हैप्पीनेस में ना ह्यूमन वेलबींग के साथ क्या क्या देखा जाता है, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, promoting sustainable agriculture, improving nutrition and health livelihoods and living in harmony with nature। जिससे क्या है, ह्यूमन की वेलबींग भी अच्छे से ग्रो करे, और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी भी है जिसके साथ हम रहते हैं, वो भी पीसफुली हम उसको कंजर्व करें, जाकि उसमें जंगली जानवर, पशु पक्षी जो भी रहते हैं वहां पर, उसका वो भी अशांति से रह सके, शांति से रह सके। ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके। टू लिंक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे ह्यूमन वेलबींग के साथ हम देख सकते हैं। अब फीचर्स देखते हैं इसके। टू स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम एंड इंडिजीनियस नॉलेज, टू प्रमोट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मॉडल ऑफ इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी है, मॉडल ऑफ इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। अब देखते हैं की फीचर्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट्स के। फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी बेस्ड लाइवलीहुड्स, मतलब हमारे हमको अपनी लाइवलीहुड्स के लिए जो बायोडाइवर्सिटी पे ही डिपेंड रहना है, मतलब हमको ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाना है बायोडाइवर्सिटी को। स्टडी ऑफ लोकल इकोलॉजी, क्रॉप्स एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, integration of environment, agricultural and health, support from scientific institution, environmental and health impact studies। अब केई पानियार डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। देखो, इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट, 26 डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की। ये एक्चुअली इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। अब देखते हैं केई पानियार कहाँ है। देखो केई, वेट वेट वेट,
कई पानी और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। हमारी ब्रह्मपुत्रा भी यहीं से आते हैं, हम ये ड्रेनेज देखेंगे, देखो आप देख सकते हो कितना सारा ड्रेनेज है यहाँ से ही। अभी हम देखेंगे सारा इस बात में। तो आप देख सकते हो कई पानी और डिस्ट्रिक्ट कहाँ है इधर। अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है? देखो आसाम करता है, चाइना चाइना करता है, यहाँ पे दीपू पास है इधर। म्यांमार करता है। और इधर कौन सा आता है नीचे को? म्यांमार ही आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ की फैक्ट्स, प्रीलिम फैक्ट्स। वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप कहाँ हुई? दोहा में। दोहा कहाँ है? कतर की कैपिटल है दोहा, ठीक है। इसके चैंपियन कौन रहे हैं? मैग्नस कार्लसन। आप इसके नेशनैलिटी, करंट अफेयर नेशनैलिटी जो है वो कमेंट सेक्शन पे बताना, ठीक है। फिर इंडिया के अर्जुन एरिगाइसी ने भी यहाँ पे ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। अब करते हैं बात नेक्स्ट करंट अफेयर की। मनोज खत्री, जो कि फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन रहे हैं और करंट चीफ, अब करंट तो नहीं बोलेंगे, इनका देहांत हो चुका है, तो हम फॉर्मर चीफ बोल सकते हैं इनको, फॉर्मर चीफ और नेशनल कोच ऑफ इंडियन बिलियर्ड्स की, ये इनका देहांत हुआ है एट द एज ऑफ 67। टू टाइम्स जो है वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, एक बार 1990 में, एक बार 1997 में। अब देखते हैं ऑबिचुरीज में, हम देखेंगे अभी लास्ट में एक और ऑबिचुरी देखेंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज ए ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। ये सारे कहीं ना कहीं मतलब प्रीलिम्स से रिलेटेड है कि मनोज खत्री कौन थे, ही वॉज वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन, या फिर अगर मनोज खत्री ने कब चैंपियनशिप जीती है, तो दो बार जीती है, 1990 और 1997 में। इंडियन आर्मी ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी बोला है। यूएन ने क्या घोषित किया है, हमने अभी 2 या 4-5 मिनट पहले डिस्कस किया अपनी इसी वीडियो में, आप देख सकते हो दोबारा अगर आप भूल चुके हो, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट करंट अफेयर की। इंडियन एयरफोर्स ने अभी 25 ईयर्स मार्क किए हैं, किसके? तेजस के, जो कि क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब तेजस की कुछ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अभी हमने हमारे फाइटर पायलट को भी खोया है, जो कि थे नुमांश सियाल। नुमांश सियाल जो कि हिमाचल से ही थे। कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे आप बताएंगे? कांगड़ा से थे। कांगड़ा में कहाँ से थे वो आप कमेंट करके बताना। बेसिक फैक्ट क्या है तेजस के बारे में, ठीक है। टाइप क्या है? इंडिजीनियसली डेवलप है, मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट ऑफ इंडिया। किसने डेवलप किया है? एचएएल ने, जो कि है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका पर्पस क्या था? टू रिप्लेस ओल्ड फाइटर सच एज मिग 21, जिसको हमने अभी पिछले साल ही सितंबर में रिटायर भी कर दिया है मिग को। फर्स्ट फ्लाइट थी इसकी 4 जनवरी 2001 को। इंडक्शन टू आईएएफ कब हुई इसकी? 2016 में। अब इसके आप डिजाइन की बात कर सकते हो कि सिंगल इंजन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, कैपेबल ऑफ फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ मैक 1.6 टू 1.8 नियर द स्पीड ऑफ साउंड। तो आप जब साइंस में पढ़ते हो कि स्पीड ऑफ साउंड कब होती है, क्या कितनी होती है, इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे सकते हैं आप। अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की। इसके तीन तीन वेरिएंट है। सबसे पहले है तेजस MK1, जो कि ओरिजिनल प्रोडक्शन वर्जन है। फिर आता है तेजस MK1 है, अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें मॉडर्न एवियोनिक्स रडार है या ऐसा रडार है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेनर वेरिएंट। फिर तेजस MK2, जो कि नेक्स्ट जनरेशन है विद मोर पावरफुल इंजन, लार्जर पेलोड, जो बन रहा है अभी, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत, जैसे ही बताया हमने, वी आर स्टिल, मतलब यूएस जो है हमको कौन सा फाइटर जेट है इनका, मतलब अभी मेरे को रशिया जो है सुखोई, अपना सुखोई बेचने में था। यूएस जो है अपना फाइटर जेट बेचता है, जो कि है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि यूएस का कौन सा कमेंट फाइटर जेट है जो कि वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर भारत, देखो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, किसने? एचएएल ने। फिर बैकबोन ऑफ आईएएफ फाइटर फ्लीट, सेट टू रिप्लेस मिग 21, जो कि रिप्लेस हमने मिग मिग को हमने रिटायर कर दिया है पिछले साल सितंबर 25 में। अब हम उसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं? मिग 21 से। रफाइल से, रफाइल हमने फ्रांस से खरीदा है। अब इसमें एक्सपोर्ट इंटरेस्ट भी है, सेवरल कंट्रीज जैसे अर्जेंटीना ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया था। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकती है इससे, जैसे लार्ज प्रोडक्शन प्रोग्राम एक्सपेक्टेड टू जनरेट सिग्निफिकेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द एरोस्पेस सेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं हम कलाई टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। कलाई टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। रुक जाओ अभी, वेट अ सेकेंड। हाँ, F16,
यूएस का जो है, हम F-16 हमको देने की बात करते हैं वो, ठीक है। वो लोग नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की है। रशिया सुखोई देने की बात करते हैं, सुखोई 36। फ्रांस रफाल बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं हम भी फाइटर जेट्स की मार्केट में घूम रहे हैं। जैसे JF थंडर की बात करता है चाइना, तो हमारे पास अपना क्या है खुद का, तेजस। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की, जो कि है कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसका जो है अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसको क्या मिल गया है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। एनवायरमेंटल क्लेम्स क्या हैं इसके, क्रिटिक्स क्लेम करते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो होती है वो अच्छे ढंग से नहीं हुई है। और वो जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइट बिलियन हेरॉन है ना, बर्ड होता है, इसको अफेक्ट करेगी, जो लोहित रिवर बेसिन में है। देखो, लोहित रिवर बेसिन यहाँ है। तो आप इसमें बताना कि जो लोहित है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जो कि हमको दिख ही रहा है कि लोहित जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। व्हाइट बिलियन हेरॉन क्या है, ये एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इट इज अ फ्री फ्लोइंग रिवर है। इट इज अ इट प्रेफर्स टू फ्री फ्लोइंग रिवर हैबिटेट एंड सेंसिटिव टू हैबिटेट डिस्टर्बेंस हो सकती है। अब देखते हैं बात कलाई की। कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने देख ही लिया, अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और रन ऑफ रिवर है। हमने अभी पिछले हफ्ते ही रन ऑफ रिवर डैम डिस्कस किया था। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1200 मेगावाट। लोकेशन कहाँ है इसकी, अंजाव डिस्ट्रिक्ट। अंजाव डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर देखो, अंजाव डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। यहाँ पर है ये, यहाँ पर बनेगा डैम ये। लोकेशन है अंजाव डिस्ट्रिक्ट। रिवर लोहित इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये हमने देख लिया। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, THDC। THDC की फुल फॉर्म आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। अब टेक्निकल फीचर, ये रन ऑफ रिवर है, ये तो हमने देख लिया, डैम स्ट्रक्चर, ग्रॉस हेड्स, आप इसको पढ़ सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, इस सबसे पहले तो जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, वो ग्रीन एनर्जी को पुश करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, मेजर इन्वेस्टमेंट कितनी है इसकी, 13,000 से 14,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगती है इसकी, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रीजन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। पार्ट ऑफ ब्रॉडर पुश टू रिवाइव स्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करना हो अरुणाचल प्रदेश में, उसका एक पार्ट ही वो बन सकता है, ठीक है। अब देखते हैं बात इसके ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन के बारे में। ब्रह्मपुत्रा को यहाँ से एंटर करेगी ये, सबसे पहले इसकी ट्रिब्यूटरी आती है सियांग, दिबांग, लोहित। फिर सुबानसिरी प्रोजेक्ट भी है एक, धनसिरी, कोपिली, कोलोंग, मानहिदी, संकोश, जलढाका, तीस्ता। फिर यहाँ पर ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ठीक है। हमारा इंडियन ज्योग्राफी के कोर्स में हम रिवर जब हमने डिस्कस करी, अभी हमारा CDS में पॉलिटी चल रहा है, तो हमने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया उसमें। तो आप उसमें भी एनरोल हो सकते हैं टू नो अबाउट मोर इन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ, संस्कारशाला, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया है असम ने, ठीक है। इट इज़ वैल्यू बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम फ्रॉम एज टू 4 to 14। क्या है इसका सिग्निफिकेंस, मॉरल बेस्ड वैल्यूज होनी चाहिए, इंक्लूजन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है इसका। संस्कारशाला किसने लॉन्च किया है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, असम ने। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, मॉरल बेस्ड वैल्यूज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ग्रुप 4 से 14। अब करते हैं बात न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड मेघालय। देखो, अब इसको करंट अफेयर को डिस्कस करने का पता ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको हाई कोर्ट के जजेस के लिए कौन सा आर्टिकल है वो देखना है। तो जो अपॉइंटमेंट हुई है वो हुई है अंडर द आर्टिकल 217 क्लॉज 1, कोलेजियम सिस्टम के थ्रू हुई है। कोलेजियम सिस्टम क्या है हमारा, जिसमें CGI CGI प्लस 4 अदर मोस्ट सीनियर जजेस, जो कि नाम रिकमेंड करते हैं, 4 अदर मोस्ट सीनियर जजेस। अब किसी जगह पे अगर कोई हाई कोर्ट पर अपॉइंट हुआ है चीफ जस्टिस, अगर वो ट्रांसफर हो क्या है, तो वहाँ उसके लिए क्या है, और आर्टिकल 222 रिलेट टू द ट्रांसफर ऑफ चीफ जस्टिस और जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर द कंसल्टेशन विद CGI, ठीक है। तो अभी हम एक और करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि है ओबिचुअरी में बहुत इंपॉर्टेंट, माधव गाडगिल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनका देहांत हुआ है, पासिस एट द एज ऑफ 82। पासिस एट द एज ऑफ 82। ये इनकी देहांत हुआ है पुणे के। ही वॉज रिनोन्ड इकोलॉजिस्ट। ही वॉज रिनोन्ड इकोलॉजिस्ट। और इनका बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन है,
वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन के लिए इन्होंने ना एक गाडगिल रिपोर्ट भी आई थी 2011 में, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी वेस्टर्न घाट रिसर्च रिसर्च और कंजर्वेशन में इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट एफर्ट्स है, एफर्ट्स। अब इनके मेजर वर्क्स लिख देते हैं पहले तो पहले तो इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इनके काम को। ऑटोबायोग्राफी इनकी, अ वॉक अप द हिल, अ वॉक अप द हिल, लिविंग द पीपल एंड नेचर, लिविंग द पीपल एंड नेचर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। मेजर वर्क्स, क्या इनका मेजर वर्क है उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। वो है गाडगिल रिपोर्ट ऑन, गाडगिल रिपोर्ट ऑन वेस्टर्न घाट। अब देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या है, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, जिसमें वेस्टर्न घाट शुरू हो जाते हैं गुजरात से केरला तक, और इनफैक्ट कुछ पार्ट में तमिलनाडु भी, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट में सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ कहाँ है ये। गुजरात से शुरू होते हैं, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरल और तमिलनाडु। अकॉर्डिंग टू गाडगिल रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 64% जो है ना, वो वेस्टर्न घाट के एरिया को इको सेंसिटिव एरिया घोषित कर देना चाहिए। अब जब किसी एरिया को इको सेंसिटिव एरिया घोषित कर देते हैं ना, तो वहां पर डेवलपमेंटल वर्क्स बहुत मिनिमलिस्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है कंजर्वेशन एफर्ट्स टू वेस्टर्न घाट के लिए। डेवलपमेंट वर्क जो है वो बहुत मिनिमलिस्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने 2011 में रिपोर्ट आई ना ये, उस टाइम हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश, यूपीए से, एनवायरमेंटल मिनिस्टर जयराम रमेश। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो गाडगिल रिपोर्ट में बोला था ना कि हमारे को वेस्टर्न घाट के 64% को हमारे को इको सेंसिटिव जो है वो घोषित कर देना चाहिए, वो गवर्नमेंट ने नहीं किया, डिनाई कर दिया। तो उन्होंने अपनी एक न्यू रिपोर्ट लाई, तो न्यू कमेटी बिठाई अंडर द लीडरशिप ऑफ कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन जो है वो थी 2012 और 13 में। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट में बोला गया कि वेस्टर्न घाट के सिर्फ 37% एरिया को ही हमको इको सेंसिटिव एरिया घोषित कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गाडगिल रिपोर्ट में ना स्पेशल रेफरेंस था वायनाड का, केरला में वायनाड है, मतलब ऐसी कुछ लोकेशंस बताई थी गाडगिल ने जहां पर वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, जो कि था वायनाड। तो जब पिछले साल भी जब जून में वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ ना, जिसमें बहुत लोग मरे, तब वहां पर दोबारा गाडगिल रिपोर्ट जो है वो न्यूज में आ गई थी कि गाडगिल रिपोर्ट में बोला गया था कि 64% जो है हमारे को इको सेंसिटिव एरिया जो है वो घोषित कर देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने ना मानते हुए के कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट को माना जिसमें सिर्फ 37% था, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है कि वेट, क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है कि कमिटीज ऑन वेस्टर्न घाट, कमिटीज ऑन वेस्टर्न घाट, सबसे पहले है गाडगिल, जो कि कब की है, कमिटीज और रिपोर्ट्स, ठीक है, कमिटीज और रिपोर्ट्स, जो कि है 2011 की। सेकंड कौन सी है, सेकंड है के कस्तूरी रंगन, इनका भी पिछले साल अप्रैल में देहांत हुआ है,
जो कि कब की है, 2012-13 की। के कस्तूरी रंगन जो है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो कमेटी बनी थी वो भी अंडर द लीडरशिप ऑफ के कस्तूरी रंगन ही बनी थी, ठीक है। एक तो ये करंट अफेयर है। वेट, चलो, अब एक और करंट अफेयर है जो कि है, सूरत जो है, सूरत सेट टू बिकम स्लम फ्री सिटी, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट स्लम फ्री सिटी बनेगी, फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा स्टेप है। तो इसमें क्या किया गया है ना, सूरत एमसी ने और स्टेट गवर्नमेंट ने प्लस गुजरात स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया है, जहां पर जिस एरिया में स्लम्स है ना, मान लो एक स्लम, दो स्लम, तीन स्लम, तो यहाँ पर इन्होंने इनको हटाकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है। तो जहां पर एक दो तीन फैमिली रहती है, वो एक ही बिल्डिंग में कम से कम 6-7 फैमिली रह सकती है। और उनको क्या प्रोवाइड किया, बेटर फैसिलिटीज ऑफ हाइजीन, टॉयलेट्स विद हाइजीन, वाटर फैसिलिटी, वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी, और इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब झुग्गियों को हटाकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके उनको वहां रिहेबिलिटेट किया, जो कि फिर इसी वजह से सूरत जो है वो बनने वाली है फर्स्ट स्लम फ्री सिटी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम CBAM, ठीक है, जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इसको इंप्लीमेंट कर रही है वो है EU, यूरोपियन यूनियन। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू implement this is यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्री है, 27 कंट्रीज, ठीक है। अभी हमने यूरोजोन की बात की, तो 27 कंट्रीज में अभी नेक्स्ट वर्ल्ड यूरोजोन को एक्सेप्ट करने वाली कौन सी कंट्री बनी है यूरो को करेंसी, वो है बुल्गारिया, ठीक है। अब देखो, मान लो ये यूरोप है, अब ये तो वेस्टर्न है, गार्डन है ये वर्ल्ड का, ठीक है। मान लो ये है इंडिया, ठीक है। इंडिया में स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, और जब स्टील सीमेंट, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ऐसी चीजें कंस्ट्रक्ट होती है तो एमिशन बहुत होता है, ठीक है। यहाँ से स्टील जो है वो इंपोर्टर है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में। यहाँ पर ऑफिसर्स पूछते हैं कि जो आपका स्टील बना है उसको बनते टाइम कितना कार्बन एमिट हुआ है। अब अथॉरिटीज जो बोलेंगी यार ये तो हमने मतलब मेजर नहीं किया हमने। अच्छा जाओ पहले मेजर करके आओ, मेजर करके आओ, बताओ। एक लिमिट है, उसको क्रॉस कर दिया तो हम आप पे कार्बन टैक्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है वो है, आप एनवायरनमेंट के प्रति आप सीरियस नहीं हो, और पॉल्यूट्स जो है आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये है कि एम क्या है इसका, मतलब CBAM का एम क्या है। अब हम देखते हैं बात, ये आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल था। एम क्या है, टू पुट हैवी टैक्सेस, टू पुट हैवी टैक्सेस ऑन दोज गुड्स, ऑन दोज गुड्स जो which do not check proper carbon emission, which do not check proper कार्बन एमिशन, ठीक है। मींस जो कंपनी ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने वाली गैसेस को सबसे ज्यादा एमिट करती है ना, उन पर टैक्स लगाना। इससे क्या होगा, अब बात तो हमने कर ली EU की, हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए इसका रेफरेंस है, देखो, इट विल इम्पैक्ट
इट विल इम्पैक्ट इंडिया एक्सपोर्ट टू ईयू, इंडिया एक्सपोर्ट टू ईयू कंट्रीज। हम क्या इम्पो एक्सपोर्ट करते हैं? हम करते हैं स्टील करते हैं, सीमेंट करते हैं, और एल्यूमिनियम करते हैं, फर्टिलाइजर करते हैं। तो ये इंडियन एक्सपोर्ट को जो है वो हिट कर सकता है। पहले ही ट्रम्प भाई साहब हमारे ऊपर लगाने वाले हैं 500% टैरिफ प्लस CBAM। इससे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जो है वो हैम्पर होने वाले हैं। फिर भी रिपोर्ट आती है कि इंडिया जो है 2026 और 27 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब टू मेंटोर मी। सब्सक्राइब करिए। वेट वेट वेट, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Audio Jungle.